नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर जो हर नर्सिंग एग्जाम खास तौर पर नॉर्सेट के लिए बेहद ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। देखिए, इसे सिर्फ एक लिक्विड की तरह मत देखिए। ये अपने आप में एक खजाना है, भ्रूण की हेल्थ और डेवलपमेंट से जुड़े सुरागों का। तो चलिए साथ मिलकर इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के राज खोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी बेसिक बातें समझनी होंगी कि भाई ये फ्लूइड आता कहाँ से है और असल में इसके अंदर होता क्या-क्या है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि एमनियोटिक फ्लूइड का सोर्स बदलता रहता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ये माँ के प्लाज्मा से बनता है, इसलिए इसका कोई रंग नहीं होता, बिल्कुल कलरलेस। लेकिन 20 हफ्तों के बाद एक बड़ा चेंज आता है। तब इसका मेन सोर्स बन जाता है बच्चे का यूरिन, जिससे इसका रंग हल्का पीला, जिसे पेल स्ट्रॉ कलर कहते हैं, हो जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, याद रखिएगा। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड का 98 से 99% हिस्सा तो सिर्फ पानी है। लेकिन वो जो छोटा सा 1 से 2% सॉलिड हिस्सा है ना, सारी ज़रूरी डायग्नोस्टिक जानकारी हमें वहीं से मिलती है। तो क्या होता है उन सॉलिड्स में? हमें प्रोटीन, लिपिड और ग्लूकोज जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और साथ ही यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी। ये सारी चीज़ें हमें बच्चे के मेटाबॉलिज्म और उसकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं। अब ये एक नंबर है जो एग्जाम के लिए दिमाग में बैठा लेना है। फुल टर्म पर यानी 38 से 40 हफ्तों में नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम लगभग 600 से 800 मिलीलीटर होता है। तो अब हम जानते हैं कि ये क्या है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये करता क्या है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव गद्दे से कहीं ज्यादा है। इसके कई बहुत ही जरूरी काम हैं। इसके 4 मेन काम हैं और हर एक बहुत जरूरी है। पहला, ये बच्चे को आराम से घूमने फिरने की जगह देता है, जो उसकी मसल्स और हड्डियों के विकास के लिए जरूरी है। दूसरा, ये बाहर के झटकों से उसे बचाता है। तीसरा, ये बच्चे के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और चौथा, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा बच्चे के यूरिन से बनता है, तो ये हमें बच्चे की किडनी के फंक्शन के बारे में भी बताता है। यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स का लेन देन और बैक्टीरिया जैसी बड़ी चीजों को रोकना ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम नहीं है, ये काम प्लेसेंटा का है। एग्जाम में इन दोनों के रोल को मिक्स मत कीजिएगा। तो हम इस इतने काम के फ्लूइड को एनालाइज कैसे करते हैं? यहीं पर आता है एमनियोसिंथेसिस का प्रोसीजर। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है और क्यों किया जाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो एमनियोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड का एक छोटा सा सैंपल निकालकर टेस्ट करते हैं। इससे हमें बच्चे में किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी का पता चलता है और उसके फेफड़ों की मैच्योरिटी का भी अंदाजा लगता है। एमनियोसेंटेसिस करने से पहले अल्ट्रासाउंड करना कोई ऑप्शनल स्टेप नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। इससे हमें प्लेसेंटा और बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, ताकि सुई को सेफली डाला जा सके और प्लेसेंटा पंक्चर होने जैसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। एनालिसिस के सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक है L/S रेशियो, यानी लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो। ये बच्चे के फेफड़ों की मैच्योरिटी बताता है। इसे ऐसे समझिए, अगर रेशियो 1:1 है, मतलब फेफड़े अभी तैयार नहीं है। लेकिन अगर रेशियो 2:1 है, जो करीब 36 हफ्तों में हो जाता है, तो ये मैच्योर फेफड़ों के लिए ग्रीन सिग्नल है। सीधा हिसाब है, 2:1 से बेहतर है। एक और ज़रूरी मार्कर है अल्फा फीटोप्रोटीन या AFP। जब हमें इसके लेवल ज़्यादा मिलते हैं तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे स्पाइना बिफिडा के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से एग्जाम में सवाल आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, फ्लूइड के कलर और वॉल्यूम में आने वाली एबनॉर्मैलिटीज। ये बच्चे की सेहत के बारे में बहुत बड़े सुराग देते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। हल्का पीला या क्लियर रंग नॉर्मल है, सुनहरा रंग RH इनकम्पैटिबिलिटी को दिखाता है। हरा रंग मतलब मेकोनियम की मौजूदगी, जो बच्चे के तनाव में होने यानी फीटल डिस्ट्रेस का संकेत हो सकता है। हरा पीला या केसरिया रंग पोस्ट मैच्योरिटी से जुड़ा है। और दुर्भाग्य से गहरा लाल या तंबाकू के रस जैसा रंग बच्चे के गर्भ में मृत्यु का संकेत हो सकता है। वॉल्यूम भी उतना ही जरूरी है। अगर वॉल्यूम 2000 ml से ज्यादा है तो उसे पॉलीहाइड्रेमनियोस कहते हैं। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, और अगर 200 ml से कम है तो उसे ओलिगोहाइड्रेमनियोस कहते हैं। ओलिगो मतलब बहुत कम। अल्ट्रासाउंड से हम इस वॉल्यूम को 2 तरीकों से नापते हैं।
एक है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी AFI, जिसमें हम यूट्रस के चारों हिस्सों में फ्लूइड की पॉकेट्स को नापकर जोड़ते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 5 से 25 सेंटीमीटर है। दूसरा तरीका है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट या SDP को मापना, जिसकी नॉर्मल रेंज 2 से 8 सेंटीमीटर होती है। तो पॉलीहाइड्रैमिनियोस के लिए हम 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा AFI या 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा SDP देखते हैं। ये अक्सर एसोफेजियल एट्रेशिया जैसी कंडीशन से जुड़ा होता है, जिसमें बच्चा फ्लूइड को निगल नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ ओलिगोहाइड्रैमियोस के लिए 5 सेंटीमीटर से कम AFI या 2 सेंटीमीटर से कम SDP एक खतरे का निशान है। इससे लेबर के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कुछ मामलों में एमनियो इन्फ्यूजन भी करना पड़ता है, जिसमें यूटेरस में सेलाइन डालकर गर्भनाल पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए अब जल्दी से इसे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी बातों में समेट लेते हैं। तो ये है मेन पॉइंट्स। इसका सोर्स माँ के प्लाज्मा से बच्चे के यूरिन में बदलता है। इसका काम प्रोटेक्शन देना है, न्यूट्रिशन नहीं। वो काम प्लेसेंटा का है। एमनियोसेंटेसिस से हम फेफड़ों के लिए L/S रेशियो और डिफेक्ट्स के लिए AFP चेक करते हैं। और सबसे ज़रूरी, इसका रंग और वॉल्यूम बच्चे की सेहत के सबसे बड़े इंडिकेटर हैं। आखिर में बस ये याद रखिए कि एमनियोटिक फ्लूइड का कॉम्पोजिशन, उसका रंग और उसका वॉल्यूम, ये सब मिलकर हमें बच्चे के स्वास्थ्य की पूरी कहानी बताते हैं। और मैं इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूँगा। सोचिए, एक नर्स के तौर पर सिर्फ इस एक फ्लूइड की गहरी समझ होना प्रीनेटल केयर के नतीजों को कैसे बदल सकता है और मरीजों की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।